दोस्तों अपन जलमंडल पढ़ रहे हैं और जलमंडल में अपन चर्चा कर चुके हैं कि विश्व में टोटल वर्तमान में कुल 5 महासागर हैं। टोटल 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दूसरे स्थान पर आता है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। तीसरे स्थान पर आता है हिंद महासागर। और चौथे स्थान पर आता है आर्कटिक महासागर। और 5वें स्थान पर आता है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं संसार में। अंटार्कटिका, बिल्कुल अंटार्कटिक महासागर। 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर है अंटार्कटिका महासागर। दोस्तों कई बार यहां से डायरेक्ट ही प्रश्न आ जाता है, यहीं से प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि निम्नलिखित में से महासागरों का अवरोही क्रम है। क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों का अवरोही क्रम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिक। टोटल 5 महासागर हैं, तो इनका क्रम आपको याद रखना है। दोस्तों कल वाले वीडियो में, हाँ बिल्कुल माही, हाँ महेश पारिक, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। ये 5 महासागर हैं। कल वाले वीडियो में अपन प्रशांत महासागर पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में प्रशांत महासागर पढ़ चुके हैं। आज अपन शेष बचे हुए ये 4 महासागर पढ़ेंगे। और चारों महासागरों में आपको बता दूं कि ज्यादातर जो डिटेल में जो प्रश्न एग्जाम में आता है वो प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर में से ही आता है। इनकी ज्यादा जानकारी न तो प्राप्त हुई है, न तो इनकी कोई ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई है, और न इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे प्रश्न आता है तो केवल इनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। बाकी इनमें प्रमुख द्वीप वगैरह ये नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो महासागर हैं ये बर्फ के रूप में जमे हुए हैं, बर्फ के रूप में जमे हुए हैं। इसलिए इनके अंदर न तो किसी प्रकार की कोई धाराएं चलती हैं, न तो किसी प्रकार की कोई धाराएं चलती हैं, और न इनके अंदर किसी प्रकार के कोई मुख्य वाष्य द्वीप हैं, न कोई गर्त इनमें मिले हैं। इसलिए इनकी डिटेल नहीं है। इनमें तो आपको इतना याद रखना है कि आर्कटिक 4थे स्थान पर आता है और अंटार्कटिक 5वें स्थान पर आता है। सबसे छोटा अंटार्कटिक महासागर है। अगर कहीं ये गायब होता है तो सबसे छोटा फिर आर्कटिक हो जाएगा। ये भी अगर नहीं होता तो फिर इनमें से तीनों में से हिंद महासागर सबसे छोटा हो जाएगा। यानी क्रम जो है वो आपको याद रखना है। ऑप्शन में कहीं ये गायब है तो फिर सबसे छोटा आर्कटिक हो जाएगा, और अगर 5 ऑप्शन में कहीं है तो सबसे छोटा अंटार्कटिक हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि अपन 3 महासागरों के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर के बारे में अपन कल पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं, जबकि ये जो 2 महासागर हैं इनके बारे में आज अपन बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। प्रिय, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज अपन ले लेते हैं अंटार्कटिक महासागर को। कौन सा महासागर? अंटार्कटिक महासागर। देखो विश्व लेवल पर इसके लोकेशन देख लेते हैं कि अंटार्कटिक महासागर कहां पर है।
ये अपने विश्व के प्रमुख महाद्वीप हैं। और महाद्वीपों में यहां पर इधर ये मैंने आपको कल ही बताया है, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। इधर ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इधर ये दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये एक द्वीप है ग्रीनलैंड, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका। कल अपन ने प्रशांत महासागर पढ़ा था, इधर ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर पढ़ा था कल अपन ने। कल जो मैप बनाया था उसमें एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को इधर बनाया गया था। इधर एशिया अफ्रीका को बनाया गया और इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को बनाया गया। तो कुछ ही स्टूडेंटों ने कमेंट कर दिया कि सर आपने मानचित्र उल्टा बनाया है। दोस्तों ये मानचित्र उल्टा नहीं था, मानचित्र एकदम सही था। आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये मानचित्र अगर अपने इधर चलेंगे ना, क्योंकि सबको पता है पृथ्वी गोल है, अगर इधर एशिया से अगर इधर चलेंगे अपन प्रशांत महासागर को पार करके तो अमेरिका ही आएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के इधर इस साइड में भी प्रशांत महासागर है, और यदि इस प्रशांत महासागर को पार करके अगर आप जाओगे तो इधर ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे, एशिया और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। आपको केवल समझने का फेर रहा, बाकी जो मानचित्र मैंने आपको कल वाला बनाया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि कल एशिया इधर, ऑस्ट्रेलिया इधर और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इधर बनाया गया था इस साइड में। आज मैं इसको सही बना रहा हूं जो आप हमेशा देखते रहते हो। इधर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड एक द्वीप है और इनके बीच में ये है ये ऐसा आकृति में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। दोस्तों ये जो अटलांटिक महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसी अटलांटिक महासागर का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो इसी को कहा जाता है अंध महासागर, अंध महासागर। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम है अंध महासागर। इसी का एक नाम और है, इसी को कहा जाता है काला महासागर, काला महासागर। इसी को कहते हैं काला महासागर। यहां पर आप देखेंगे काला सागर नहीं कहा जाता है, इसको काला सागर नहीं कहते दोस्तों। काला सागर तो यहां यूरोप और एशिया के मध्य, काला सागर तो यहां पर यूरोप और एशिया के मध्य इस स्थान पर स्थित है। ये काला महासागर है, ये काला सागर है यहां पर, ये काला महासागर है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहते हैं और काला महाद्वीप की वजह से इसका नाम काला महासागर पड़ा हुआ है। इसलिए तीन नाम हो जाएंगे इसके, अटलांटिक महासागर, अंध महासागर, काला महासागर। इसका टोटल क्षेत्रफल है 8.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 8.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर अटलांटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल। हाँ ललित, बिल्कुल डेली क्लास लगती है। जो है स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। क्षेत्रफल है 8.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। स्थान कौन सा होगा? दूसरा स्थान। आकृति की बात करेंगे तो दोस्तों इस महासागर की आकृति है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, एस अक्षर के समान। इस महासागर की आकृति है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
प्रश्न आता है कि कौन से महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? कौन से महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? तो कौन सा महासागर हुआ? अंटार्कटिक महासागर या अंध महासागर या काला महासागर। प्रश्न आ जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अंटार्कटिक महासागर, अंध महासागर या काला महासागर। प्रश्न यह भी आ सकता है कि किस महासागर को काला महासागर की संज्ञा दी गई है? तो कौन सा महासागर? अंटार्कटिक महासागर। तो अब देखते हैं इससे आगे। तो एक बार दोबारा से देखेंगे इसका नाम, अंटार्कटिक महासागर, अंध महासागर, काला महासागर। इसका क्षेत्रफल 8.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान दूसरा, आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान। अब बात करते हैं, मैंने आपको कल ही बताया है कि विश्व में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मग्न तट, मग्न ढाल, कटक, गोएट, ये कुछ इस्तेलाह करती हैं, मगन तट, मगन ढाल, कटक और गोएट। विश्व में सबसे ज्यादा मगन तट, मगन ढाल, कटक और गोएट अंटार्कटिक महासागर में ही पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मगन तट, मगन ढाल, कटक और गोएट ये महासागरीय उच्चावच हैं, महासागरीय इस्तेलाह करती हैं, महासागर की उच्चावच की इस्तेलाह करती हैं। और ये जो महासागरीय उच्चावच हैं, ये 4 महासागरीय उच्चावच मगन तट, मगन ढाल, कटक और गोएट सबसे ज्यादा अंटार्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करोगे द्वीप प्रशांत महासागर में, गर्त प्रशांत महासागर में और मैदान प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, जबकि मगन तट, मगन ढाल, कटक और गोएट सबसे ज्यादा अंटार्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर के गर्तों की, और अगर गर्तों की बात करते हैं तो अंटार्कटिक महासागर में कुल गर्तों की संख्या 19 है। इसमें हाँ, केदारमल पूछ रहे हैं सर चैनल और कटक में क्या अंतर है? अभी बता देता हूं। कटक और चैनल ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। कटक जो है, मैं इधर इसको मिटा लेता हूं। ये मान लो ये अपना समुद्र है, ये अपना समुद्र है, और समुद्र के अंदर इस प्रकार से कुछ नुकीली पहाड़ियां होती हैं। समुद्र के अंदर, दोबारा से देखना, समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर कुछ नुकीली पहाड़ियां होती हैं, कुछ नुकीली पहाड़ियां होती हैं, लेकिन ये बाहर दिखाई नहीं देती। अगर ये बाहर दिख जाएं तो द्वीप का रूप धारण कर लेती है, यानी कि इनको द्वीप की संज्ञा दी जाती है। अगर ये अंदर ही रह जाती हैं, पानी के अंदर ही नुकीली पहाड़ियां होती हैं, इनको कटक कहा जाता है। तो महासागरों के अंदर पाई जाने वाली नुकीली पहाड़ियां कटक कहलाती हैं। बिल्कुल विश्व में टोटल अब तक 57 गर्तों का पता लगाया जा चुका है। विश्व में अब तक 57 गर्तों का पता लगाया जा चुका है, जिसमें 32 गर्त प्रशांत महासागर में और 19 गर्त अंटार्कटिक महासागर में है। 6 गर्त हिंद महासागर में है, जो अपन पढ़ेंगे आगे। 6 गर्त हैं हिंद महासागर में, और टोटल गर्त हो जाते हैं कितने? 57। दोबारा से देखें, महासागरों में जो नुकीली पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको कटक कहा जाता है। ठीक है, चैनल किसको कहते हैं वो देखना। जिससे मान लो कि कोई भी इस्तेलाह करती है, ये कोई स्थल भाग है और इधर ये कोई स्थल भाग है। दो स्थलाकृतियों के बीच में जो जल होता है उसको चैनल कहते हैं।
दो स्थलाकृतियों के मध्य जो जल भाग होता है उसको चैनल कहते हैं या उसको जल संधि कहते हैं। उसी को कहते हैं चैनल, जल संधि, या इसी को कहा जाता है जल डमरू मध्य। ये तीन नाम दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जो है बिल्कुल जैसे श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू, पाक चैनल या पाक जल संधि। हाँ, तो समझ गए होंगे चैनल और कटक में क्या डिफरेंट है। अब देखते हैं आगे। गर्तों की बात चल रही थी। अंटार्कटिक महासागर में टोटल 19 गर्त हैं, और जिसमें अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त, अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त। बताओ, देखे कौन कौन बता रहा है। जय सैनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पोर्टो रिको, बिल्कुल सही। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है पोर्टो रिको। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है पोर्टो रिको। ये अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, बिल्कुल सही है एकदम। और इसकी गहराई है 8,385 मीटर। इसकी गहराई है 8,385 मीटर। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अन्य गर्तों की अगर बात करें तो अंटार्कटिक महासागर के अन्य गर्तों की अगर बात करें तो सबसे गहरा गर्त है पोर्टो रिको। एक गर्त है यहां पर रोम से। ब्रुक, वाल्डिया, चुन। ये अंटार्कटिक महासागर के मुख्य गर्त है। हाँ, अंटार्कटिक महासागर के मुख्य गर्त पोर्टो रिको, रोम से, ब्रुक, वाल्डिया, चुन आदि। हाँ बिल्कुल, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। उसके बाद में बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर के मुख्य द्वीपों की बात करते हैं तो अंटार्कटिक महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। एक द्वीप है, द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड दोस्तों ये तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक महासागर में पड़ता है। अंटार्कटिक महासागर का दूसरा मुख्य द्वीप समूह है ब्रिटिश द्वीप समूह है। अंटार्कटिक महासागर में एक द्वीप पड़ता है, नाम है बरमूडा ट्रायंगल। अंटार्कटिक महासागर में एक द्वीप है, द्वीप का नाम है पश्चिमी द्वीप समूह है, जिसको अपन कहते हैं वेस्ट इंडीज। अंटार्कटिक महासागर में एक द्वीप है, द्वीप का नाम है सेंट हेलेना।
यहीं पर एक द्वीप है और द्वीप का नाम है क्यूबा। एक द्वीप का नाम है ट्रिनिडाड टोबैगो। ये जितने भी द्वीप मैंने आपको लिखे हैं, ग्रीनलैंड, ब्रिटिश द्वीप समूह, बर्मुडा ट्रायंगल, पश्चिमी द्वीप समूह यानी वेस्ट इंडीज, सेंट हेलेना, क्यूबा और ट्रिनिडाड टोबैगो, ये जितने भी द्वीप हैं सारे के सारे द्वीप अंटार्कटिक महासागर के हैं। किसके हैं? अंटार्कटिक महासागर। ये सारे के सारे द्वीप जो हैं ये अंटार्कटिक महासागर के हैं। इन द्वीपों से संबंधित प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न आता है सेंट हेलेना कौन से महासागर में स्थित है? बर्मुडा ट्रायंगल कौन से महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। इन सभी द्वीपों के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हाँ, अंटार्कटिक महासागर के ग्रत हो गए, द्वीप हो गए। अंटार्कटिक महासागर के अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये अंटार्कटिक महासागर के इधर बात करें पश्चिम में, पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, जबकि पूर्व में इधर यूरोप है और एक साइड में अफ्रीका। दोस्तों ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ये दोनों के दोनों महाद्वीप जो हैं ये विकसित महाद्वीप हैं, सबको पता है। ये दोनों विकसित महाद्वीप हैं, यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों विकसित महाद्वीप हैं। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दोनों के दोनों। इसलिए याद रखना, दोनों के दोनों महाद्वीप या दोनों के दोनों जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं ये दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार करती हैं। दोनों महाद्वीप में सबसे ज्यादा आदान प्रदान होता है, सबसे ज्यादा आदान प्रदान होता है, सबसे ज्यादा व्यापार होता है। और व्यापार का यहां पर जो साधन है वो है जलमार्ग। व्यापार का जो सबसे ज्यादा जो साधन है वो जलमार्ग है। अब जलमार्ग की अगर अपन बात करेंगे दोस्तों, यहां यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में ये जो जलमार्ग है ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी रहता है। ये जलमार्ग दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी रहता है। इसको नाम दिया जाता है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागरीय जलमार्ग। दोस्तों ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागरीय जलमार्ग, उत्तरी अंटार्कटिक महासागरीय जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम, दुनिया का सबसे व्यस्ततम, दुनिया का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है उत्तरी अंटार्कटिक महासागरीय जलमार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्ततम है और सबसे व्यस्ततम जलमार्ग होने के कारण इसी को एक नाम दिया जाता है, इसी को कहते हैं वृहद ट्रंक जलमार्ग। इसी को नाम दिया जाता है वृहद ट्रंक जलमार्ग। दोबारा से देखेंगे, विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय जलमार्ग कौन सा है? तो नाम आएगा उत्तरी अंटार्कटिक महासागरीय जलमार्ग। प्रश्न यह भी आ सकता है, किस महासागरीय जलमार्ग को वृहद ट्रंक जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर होगा उत्तरी अंटार्कटिक महासागरीय जलमार्ग। यह दुनिया का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है जो दो महाद्वीपों के बीच में होता है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, दो महाद्वीपों के बीच में होता है। ठीक, देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते रहें आप। हाँ बिल्कुल महेश, बिल्कुल। दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी राइन नदी है।
दुनिया की सबसे व्यस्तम नदी की अगर बात करोगे तो राइन नदी है, यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। नेहा गुड इवनिंग। हाँ, राइन नदी दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी है, लेकिन बात यहां पर महासागरों की चल रही है। नदियां पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें भी आपको साथ साथ में बताऊंगा। देखते हैं आगे। दूसरी खास बात, अंटार्कटिक महासागर में अगर मध्यवर्ती क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो यहां पर अंटार्कटिक महासागर के बीच में यहां पर एक घास पाई जाती है और उस घास को कहते हैं सारगेसम। सारगेसम घास, ये सारगेसम घास पाई जाती है, ये अंटार्कटिक महासागर के मध्य में है। हाँ महादेव, बिल्कुल राम राम। ये सारगेसम जो घास है ये अंटार्कटिक महासागर के मध्य में यहां पर पाई जाती है और इस सारगेसम घास के कारण इस मध्यवर्ती क्षेत्र को यहां पर नाम दिया जाता है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर। तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के मध्य में एक सागर है और उस सागर का नाम है सारगेसो सागर। दोस्तों ये जो सारगेसो सागर है इसमें कौन सी घास पाई जाती है? तो घास की बात करेंगे तो सारगेसम घास। सारगेसो सागर में सारगेसम घास पाई जाती है और इस सारगेसम घास के कारण इसको सारगेसो सागर कहा जाता है। दोस्तों ये सारगेसो सागर की अगर बात करें तो इस सारगेसो सागर में अंटार्कटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता, अंटार्कटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता कौन से सागर में पाई जाती है? तो कौन सा सागर होगा? सारगेसो सागर। दूसरी खास बात दोस्तों, ये सारगेसो जो सागर है दुनिया का विश्व का एकमात्र तटविहीन सागर है। दुनिया का एकमात्र सागर है जिसके तट नहीं है, किनारा नहीं है, चारों तरफ पानी ही पानी है और चारों तरफ पानी ही पानी होने के कारण इसको तटविहीन सागर की संज्ञा दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आता है एग्जाम में, विश्व का एकमात्र तटविहीन सागर कौन सा है? तो कौन सा होगा? सारगेसो सागर। अंटार्कटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता, सबसे ज्यादा नमक की मात्रा सारगेसो सागर में पाई जाती है। हरिकेन चक्रवात, शीशराम पूछ रहे हैं, शीशराम जी हरिकेन चक्रवात इसी अंटार्कटिक महासागर में आता है। अंटार्कटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है यहां पर जो चक्रवात आते हैं जिनको हरिकेन चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये सारगेसो सागर तक प्रभावशाली होते हैं। हाँ गौरी शंकर, नेट जेआरएफ में भी यहीं से प्रश्न आते हैं। नेट जेआरएफ में कोई बाहर से प्रश्न नहीं आते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन अंटार्कटिक महासागर की धाराओं की। अंटार्कटिक महासागर की धाराएं सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहीं से बनता है। धाराओं की बात करते हैं तो भाई ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के सारे मैंने कल ही आपको बताया है, 3 धाराएं चलती है भूमध्य रेखा के सारे। एक चलती है उत्तर में इस प्रकार से, एक चलती है दक्षिण में और एक चलती है इसके सारे बिल्कुल विपरीत दिशा में। 3 धाराएं चलती हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर में जो धारा चलती है नाम दिया गया है उत्तरी भूमध्य
रेखीय धारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। और ये जो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है, ये भूमध्य रेखा के सारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। इसके दक्षिण में जो धारा चलती है उसको कहा जाता है दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा। और इसके सहारे जो चलती है विपरीत दिशा में, नाम दिया जाता है प्रति भूमध्य रेखीय धारा। ये तीन धाराएं भूमध्य रेखा के सारे चलती हैं। उत्तर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, दक्षिण में दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, और भूमध्य रेखा के सारे पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है प्रति भूमध्य रेखीय धारा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये तीनों की तीनों धाराएं जो हैं ये स्वभाव में गर्म हैं। तीनों की तीनों धारा स्वभाव में गर्म है। तीनों की तीनों धारा स्वभाव में गर्म इसलिए हैं क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास विश्व में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सूर्य ताप की प्राप्ति सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा के आसपास होती है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और गर्मी पड़ने के कारण यहां का जल गर्म होता है, और जल गर्म होने के कारण यहां की जो धाराएं होती हैं वो गर्म स्वभाव की होती हैं। उसके बाद में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा जैसे आगे बढ़ती है, ये वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप समूह है, इनसे जाकर के टकराती है और टकरा करके दो शाखाओं में बढ़ जाती है। छोटी छोटी इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा को नाम दिया जाता है एंटीलीज धारा, स्वभाव में गर्म होती है। दूसरी कैरिबियाई धारा, और ये कैरिबियाई धारा ये भी स्वभाव में गर्म होती है। कैरिबियाई सागर में चलती है ये छोटी सी एक धारा जो स्वभाव में गर्म होती है। तो 5 धारा बता चुका हूं मैं, भूमध्य रेखा के सारे उत्तरी दक्षिणी प्रति भूमध्य रेखीय, एंटीलीज, कैरिबियाई, पांचों की पांचों धाराएं स्वभाव में गर्म हैं। उसके बाद में आगे जैसे ये धाराएं दोनों आगे बढ़ती हैं, आपस में दोनों मिल जाती हैं और अमेरिका के पश्चिमी तट, पूर्वी तट के सारे चलती हैं, फ्लोरिडा तट के सारे, और नाम दे दिया जाता है फ्लोरिडा की धारा। ये फ्लोरिडा की धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सारे चलने वाली इस धारा को नाम दिया गया है फ्लोरिडा की धारा। और ये फ्लोरिडा की धारा जो है जैसे आगे बढ़ती है यहां पर, और धारा मेक्सिको की खाड़ी के पास में चलती है, और मेक्सिको की खाड़ी में चलने के कारण इसको खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों ये जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम, ये जो गल्फ स्ट्रीम है, इसी गल्फ स्ट्रीम धारा को कहा जाता है खाड़ी की धारा। क्योंकि ये मेक्सिको की खाड़ी में चलती है, इसलिए इसको खाड़ी की धारा भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, पॉल लुडाना ये यूरोप का गर्म कंबल के नाम से प्रसिद्ध है। ये गल्फ स्ट्रीम जो धारा है ये विश्व की सबसे गर्म धारा है, विश्व की सबसे गर्म धारा। और ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे गर्म धारा कौन सी है, तो उत्तर होगा गल्फ स्ट्रीम। दुनिया की सबसे गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम, जिसको एक नाम और दिया जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है यूरोप का कंबल। इसी को कहते हैं यूरोप का कंबल।
गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है विश्व का, यूरोप का कंबल। वजह आगे बढ़ती है, ये देखना आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो इसको उत्तरी अंटार्कटिक धारा के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी अंटार्कटिक धारा ये भी स्वभाव में गर्म है। दोबारा से देखना, सारी की सारी धाराएं जो हैं, सारी की सारी जो धाराएं हैं ये स्वभाव में गर्म है। अभी तक मैंने एक भी धारा ठंडी नहीं पढ़ाई है, सारी की सारी गर्म है। कैरिबियाई गर्म है, एंटीलीज गर्म है, फ्लोरिडा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, उत्तरी अंटार्कटिक ये भी गर्म है। और जैसे आगे जाती है यूरोप की तरफ, ये धारा यहां ब्रिटिश द्वीप से टकराती है और टकरा करके दो शाखाओं में बट जाती है। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। एक शाखा उत्तर की तरफ, जबकि दूसरी शाखा इसकी दक्षिण की तरफ आ जाती है। उत्तर की तरफ ये शाखा जाती है, इधर चली जाती है आर्कटिक महासागर की तरफ। इसको नाम दिया जाता है इरमिंगर, इरमिंगर शाखा कहते हैं इसको, इरमिंगर धारा के नाम से जाना जाता है। ये रविंद्र कनारी नहीं है, कनारी आगे आएगी, इरमिंगर। जबकि इधर दक्षिण की तरफ जो धारा मुड़ती है उसको रेनेल के नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं रेनेल। और ये भी इरमिंगर, ये भी स्वभाव में गर्म है और रेनेल भी स्वभाव में गर्म है। और उसके बाद में रेनेल जैसे आगे बढ़ती है फिर इसका नाम हो जाता है कनारी। और ये जो कनारी की धारा है, कनारी की जो धारा है ये स्वभाव में ठंडी होती है। अभी जितनी भी धाराएं पड़ी हैं उनमें एकमात्र ठंडी जल की धारा पड़ी है, कौन सी? कनारी। बाकी सारी की सारी गर्म है। ये जैसे ही आगे बढ़ती है, कनारी की धारा गिन्नी तट के सारे चलती है तो नाम हो जाता है गिन्नी की धारा, गिन्नी की धारा। और ये भी स्वभाव में गर्म होती है। दोबारा से देखें सभी को, फिर से बार बार इनको दोहराएंगे। और जब मैं इनके क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। हाँ सरिता, समझ में नहीं आया? क्या नहीं आया? दोबारा से देखना, दोबारा से समझा रहा हूं। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा जैसे ही आगे बढ़ती है पश्चिमी द्वीप समूह से टकराती है और टकरा के दो शाखाओं में बढ़ जाती है। नंबर 1 एंटीलीज, नंबर 2 कैरिबियाई। जब ये गर्म होती है तो ये गर्म पानी आगे धकेला जाता है तो एंटीलीज भी गर्म होती है और कैरिबियाई भी गर्म होती है। जैसे आगे बढ़ती है ये फ्लोरिडा तट के सारे चलती है। ये गर्म पानी जैसे आगे जाता है तो फ्लोरिडा भी स्वभाव में गर्म होती है। जैसे ये और आगे बढ़ती है ये पानी स्वभाव में अभी भी गर्म है और गल्फ स्ट्रीम के नाम से ये धारा जानी जाती है और ये भी स्वभाव में गर्म है। जैसे ही ये गर्म पानी और आगे धकेला जाता है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में चलती है और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर उत्तरी अंटार्कटिक धारा के नाम से जानी जाती है और ये भी स्वभाव में गर्म है। फिर आगे जाकर के ये अभी गर्म पानी चल रहा है, सारी की सारी धाराएं स्वभाव में गर्म है। इरमिंगर के नाम से आर्कटिक महासागर की तरफ चली जाती है, गर्म है। एक दक्षिण की तरफ मुड़ती है रेनेल के नाम से, ये भी स्वभाव में गर्म है। लेकिन इस ठंडे पानी को जैसे आगे धकेलती है कनारी के नाम से जानी जाती है और ये स्वभाव में ठंडी हो जाती है। एकमात्र धारा पड़ी है जो अभी स्वभाव में ठंडी है। बाकी जैसे आगे जाएगी भूमध्य रेखीय प्रदेश में गिन्नी के नाम से जानी जाती है और ये भी स्वभाव में फिर वापस गर्म हो जाती है। तो जितनी भी धाराएं वो सारी की सारी गर्म है। उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म, पश्चिमी भूमध्य रेखीय गर्म है, दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म, एंटीलीज गर्म, कैरिबियाई गर्म, फ्लोरिडा गर्म, गल्फ स्ट्रीम गर्म, जिसको खाड़ी की धारा भी कहते हैं। विश्व की सबसे गर्म धारा है, इसको यूरोप का कंबल भी कहते हैं। उत्तरी अंटार्कटिक गर्म, इरमिंगर गर्म, रेनेल ये भी गर्म, कनारी ठंडी है, गिन्नी की धारा ये भी गर्म। तो मतलब एकमात्र धारा पड़ी है जो ठंडी है, बाकी सारी की सारी धाराएं अपने गर्म पड़ी है। अब मैं ठंडी धारा आपको उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में दो ठंडी धारा और बता देता हूं। एक आती इधर ध्रुवीय क्षेत्रों से और इस धारा का नाम है लेब्राडोर, लेब्राडोर। और दोस्तों ये लेब्राडोर जो है ये स्वभाव में ठंडी है,
लेब्राडोर ये स्वभाव में ठंडी है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों से चल करके आती है। और याद रखना, ध्रुवीय क्षेत्रों से जो भी धाराएं आती हैं वो स्वभाव में ठंडी होती हैं। स्वभाव में कैसी होती हैं? ठंडी। इधर ये इंग्लैंड के सारे सारे पूर्व से आती है, पूर्वी तट के सारे सारे, इसका नाम रखा गया है पूर्वी इंग्लैंड, सॉरी पूर्वी ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड के सारे सारे आते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। और ये पूर्वी ग्रीनलैंड की जो धारा है ये भी स्वभाव में ठंडी है, ये भी स्वभाव में ठंडी है। तो लेब्राडोर ये भी ठंडी है, पूर्वी ग्रीनलैंड ये भी ठंडी है, और कनारी ये भी ठंडी है। तीन धाराएं ठंडी हैं और बाकी सारी की सारी धाराएं जो हैं वो गर्म है। अब बात करेंगे अपन दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में चलने वाली धाराओं की। दक्षिणी भूमध्य रेखीय स्वभाव में गर्म है। जैसे दक्षिणी अमेरिका के तट से टकराती है, टकरा करके दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और दक्षिण की ओर मुड़ते हुए ये ब्राजील तट के सहारे चलती है, और नाम दिया जाता है ब्राजील की धारा। और ये जो ब्राजील की धारा है ये भी स्वभाव में गर्म है, क्योंकि ये दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा का ही जल आगे बढ़ता है। ये गर्म है, इसलिए ब्राजील की धारा भी स्वभाव में गर्म होती है। इधर दक्षिण की तरफ अगर अपन बात करेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो इन ध्रुवीय क्षेत्रों से एक ठंडी जल धारा आती है। मैंने आपको कल भी बताया था, ये दक्षिण में इधर जो ठंडी जल धारा आती है उसका नाम होता है पछुआ पवन ड्रिफ्ट, पछुआ पवन ड्रिफ्ट। और ये पवन के वेग के कारण उत्पन्न होती है। पछुआ पवन ड्रिफ्ट ये स्वभाव में ठंडी है, स्वभाव में ठंडी, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है। और ये पछुआ पवन ड्रिफ्ट जो ठंडी धारा है ये दक्षिणी अमेरिका के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के सारे सारे उत्तर की ओर मुड़ती है ये, और यहां पर उत्तर की ओर मुड़ती है तो इसका नाम हो जाता है फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड। और ये पानी ध्रुवीय क्षेत्रों से आने के कारण ये धारा भी स्वभाव में ठंडी होती है। और इधर आगे जाकर के पछुआ पवन ड्रिफ्ट अफ्रीका की तरफ मुड़ती है और अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे सारे चलती है। यहां पर इसको नाम दिया जाता है बेंगुला की धारा, बेंगुला की धारा। और ये भी स्वभाव में ठंडी है। तो अपने दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में तीन धाराएं ठंडी पड़ी हैं। फॉकलैंड नंबर 1, फॉकलैंड ये ठंडी है। नंबर 2 पछुआ पवन ड्रिफ्ट ये ठंडी है। और नंबर 3 बेंगुला की धारा ये भी स्वभाव में ठंडी है। अब आप देखेंगे कि पूरे अंटार्कटिक महासागर में 6 धाराएं स्वभाव में ठंडी हैं। दोबारा से दोहरा देता हूं मैं, ठंडी ठंडी जल की धाराएं लेब्राडोर नंबर 1 लेब्राडोर, नंबर 2 पूर्वी ग्रीनलैंड, नंबर 3 कनारी, नंबर 4 फॉकलैंड, नंबर 5 पछुआ पवन ड्रिफ्ट और नंबर 6 बेंगुला की धारा। जो या जेट स्ट्रीम हवा है, जेट स्ट्रीम हवा है, जल धारा नहीं होती। ये जल धाराएं हैं, जल धाराएं समुद्र में चलती हैं। जेट स्ट्रीम एक पवन का वेग है जो हमारे धरातल से ऊपर लगभग 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलता है। 6 धाराएं मैंने ठंडी लिखी हैं। ठंडी धाराएं जो हैं उनके आगे मैंने ठंडी धारा का नाम लिखा है। बाकी जहां पर ठंडी धारा का नाम नहीं लिखा हुआ वो सारी की सारी गर्म है। बिल्कुल आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब देखते हैं आगे। अब यहां पर मैं आपको 2-3 धाराओं के बारे में इधर यहां पर
ये उत्तरी अमेरिका है और इधर ये दक्षिणी अमेरिका, ग्रीनलैंड, और ये अपना यूरोप और एशिया, ये अफ्रीका। यहां पर मैंने आपको बताया है ये ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड के इधर यहां से एक धारा आती है और धारा का नाम है लेब्राडोर। कौन सी धारा? लेब्राडोर। इधर से ये लेब्राडोर और इधर से एक धारा आती है और धारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, ये दो धाराएं, लेब्राडोर ये ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम ये गर्म है और ये दोनों धाराएं न्यू फाउंडलैंड के पास में दोनों आपस में आकर के मिलती हैं और दोनों धाराएं जैसे आपस में मिलती हैं, लेब्राडोर स्वभाव में ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम स्वभाव में गर्म है। बिल्कुल संदीप, बिल्कुल फॉग का निर्माण होता है और यहां पर दिन भर कोहरा छाया रहता है, जिसके कारण यहां पर दिन भर कोहरा छाया रहता है और कोहरा छाया रहने के कारण यहां का जल स्वभाव में सम तापमान वाला होता है, न तो ज्यादा गर्म होगा न ज्यादा ठंडा होगा। और स्वभाव में यहाँ का जल सम होने के कारण, तापमान में सम होने के कारण यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेइंग कटन पाए जाते हैं। दोस्तों, ये प्लेइंग कटन मछली का मुख्य भोजन होता है। प्लेइंग कटन मछली का मुख्य भोजन होता है और यही कारण है कि सर्वाधिक प्लेइंग कटन होने के कारण यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक मछलियां पाली जाती हैं और विश्व में सर्वाधिक मछलियां पाली जाने के कारण यहाँ पर मछली के दो बैंक प्रसिद्ध हैं। दो बैंक मछली के प्रसिद्ध हैं। एक बैंक का नाम है जार्जेज बैंक और एक बैंक का नाम है ग्रांड बैंक। दो मछलियों के बड़े बैंक हैं, एक ग्रांड बैंक और दूसरा जार्जेज बैंक। दो बड़े मछलियों के बैंक हैं और ये बैंक जो हैं, मछली के जो बैंक हैं, ये दोनों के दोनों न्यू फाउंडलैंड के पास उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सारे लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा के कारण विकसित होते हैं। इधर ये इंग्लैंड के पूर्वी तट के सारे पूर्वी ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के सारे ग्रीनलैंड या पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा इधर से आती है और ये यहां पर इंग्लैंड के पास में इधर गर्म धारा से टकराती है और यहां पर एक मछली का बैंक विकसित होता है जिसका नाम है डागर बैंक। ये मछली का बैंक है डागर बैंक और ये जो डागर बैंक है ये इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड के पूर्वी तट के सारे ये मछली का एक बैंक पाया जाता है और ये भी इन्हीं गर्म और ठंडी पूर्वी इंग्लैंड और इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी अटलांटिक धारा के आपस में मिल जाने से बनता है। तो यहां पर तीन मछली के बड़े बैंक हैं, ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, एक जार्जेज बैंक, एक ग्रांड बैंक और एक डागर बैंक। तीनों के तीनों जो बैंक हैं वो किससे संबंधित हैं? मछली उत्पादन या मछली उत्पादन के मुख्य स्रोत हैं। इधर ये ब्राजील की धारा है और इधर से आती है फॉकलैंड की धारा। ब्राजील की धारा और फॉकलैंड की धारा, दोनों के दोनों धाराएं जब आपस में यहां पर ब्राजील तट के पास में टकरा आपस में मिलती हैं तो यहां पर भी फॉग का निर्माण होता है और यहां पर भी दिन भर कोहरा छाया रहता है और इस कोहरे के कारण यहां पर विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। ब्राजील में दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है और उसका मुख्य कारण भी दोनों धाराओं के आपस में, ब्राजील और फॉकलैंड की धाराओं के आपस में टकराने से, कोहरे की वजह से यहां कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि कॉफी उत्पादन में ब्राजील का विश्व में
प्रथम स्थान है। तो देखिए यहां पर कि धाराएं जो है, जल धाराएं होती हैं, उनका फायदा ये होता है, फायदा भी होता है और कहीं कहीं नुकसान भी होता है। और उस नुकसान के बारे में आपको बता देता हूं कि जब इधर से यूरोप से कुछ जहाज जो है, जल जहाज अमेरिका की तरफ जाते हैं तो इस कोहरे में फंस जाते हैं, जिसके कारण यहां पर अक्सर हर रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हर रोज दुर्घटना होती रहती है कोहरे की वजह से। इन्हीं जल धाराओं की वजह से कहीं किसी क्षेत्र में गर्मी और किसी क्षेत्र में सर्दी होती है। तो ये था अंटार्कटिक महासागर। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर में कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, बात कर लेते हैं हिंद महासागर की। दोस्तों ये इधर हिंद महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। हिंद महासागर भी अपन आज ही कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ऊपर की साइड में एशिया, उत्तर में एशिया, इसके पूर्व में ये ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका और दक्षिण में अंटार्कटिका के मध्य फैला हुआ है हिंद महासागर। टोटल इसका क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। टोटल क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान है तीसरा। बात करें इसकी आकृति की, दोस्तों इसकी आकृति है अंग्रेजी के एम अक्षर के समान। अंग्रेजी के एम अक्षर के समान आकृति कैसी? अंग्रेजी के एम अक्षर के समान। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा? तीसरा। कुल क्षेत्रफल कितना? 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। विस्तार एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के मध्य फैला हुआ है। हिंद महासागर जो है दोस्तों, इस हिंद महासागर को प्राचीन काल में इसका एक नाम का उल्लेख और मिलता है। प्राचीन काल में इसको कहा जाता था रत्ना सागर। इसको कहते थे रत्ना सागर। हिंद महासागर की अगर गर्त की बात करते हैं तो गर्त मैं आपको बता चुका हूं, टोटल गर्त इसमें 6 हैं, जिसमें हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला गर्त नाम है सुंडा गर्त। ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 7450 मीटर है। गहराई 7450 मीटर। गर्त का नाम सोंडा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सोंडा गर्त, जिसकी गहराई 7450 मीटर है। आकृति दोबारा से देखेंगे। क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में स्थान तीसरा। आकृति अंग्रेजी के एम अक्षर के समान। प्राचीन काल में नाम था रत्ना सागर। गर्त है टोटल 6 और सबसे गहरा गर्त है सोंडा गर्त। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मुख्य मुख्य द्वीपों की बात कर लेते हैं। द्वीपों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पर मेडागास्कर। मेडागास्कर, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। बिल्कुल सोनी कुमार, बिल्कुल प्रश्न उत्तर करवाएंगे, बिल्कुल प्रश्न उत्तर करवाएंगे।
पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में जितना भी टॉपिक पढ़ा दिया गया है उसकी 1-2 क्लास लेकर के सारे प्रश्न करवा दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी दिन में 3 क्लासें आ रही है वर्तमान में। पहली क्लास आती है 9 बजे, उसमें इंडिया ज्योग्राफी चल रही है। इंडिया ज्योग्राफी वहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। 11 बजे प्रश्नोत्तरी चल रही है। 11 बजे आप जो 9 बजे क्लास होती है उसके प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं इंडिया ज्योग्राफी के 11 बजे। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्लास है इसके प्रश्न उत्तर भी मैं 11 बजे क्लास लूंगा, उसी में पूछूंगा, उसी में ये प्रश्न उत्तरी आपको करवाई जाएगी। शाम को जो 6 बजे क्लास आ रही है, ये जो 6 बजे क्लास आ रही है इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। बिल्कुल सोनू, बिल्कुल प्रश्न उत्तर डेली रोजाना करवाता हूं मैं। दिन में 11 बजे प्रश्नोत्तरी चलती है। 11 बजे प्रश्नोत्तरी, सुबह 9 बजे इंडिया ज्योग्राफी, शाम को 6 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरे द्वीप की अगर बात करें अपन तो एक द्वीप है, द्वीप का नाम है जंजीबार। एक द्वीप है यहां का सेंट पॉल, द्वीप है सेकोत्रा, एक द्वीप है मालदीव, भारत का पड़ोसी है। श्रीलंका है। अंडमान निकोबार, मिनिकॉय, ये जितने भी द्वीप हैं, लक्काद्वीप, जितने भी द्वीप हैं ये सारे के सारे हिंद महासागर और हिंद महासागर में स्थित हैं। कौन कौन से होंगे? मेडागास्कर है, जंजीबार है, सेंट पॉल है, सेकोत्रा है, मालदीव, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, मिनिकॉय और लक्काद्वीप। जितने भी द्वीप हैं सारे के सारे हिंद महासागर में हैं। प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेडागास्कर, जंजीबार और सेंट पॉल और सेकोत्रा का। इनके प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है सेंट पॉल द्वीप कौन से महासागर में है? तो कौन सा होगा? हिंद महासागर। हाँ, लक्षद्वीप भी है, लक्षद्वीप। ये लो, बहुत सारे द्वीप हैं। मुख्य द्वीपों की बात आती है तो ये 10 नाम आते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और उसके बाद में बात करते हैं हिंद महासागर की मुख्य धाराओं की बात करते हैं तो ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के सारे 3 धाराएं मैंने आपको बता रखी हैं। एक भूमध्य रेखा के सारे उत्तर में, एक दक्षिण में और एक भूमध्य रेखा के सारे पश्चिम से पूर्व की ओर। 3 धाराएं, एक का नाम उत्तरी भूमध्य रेखीय, दूसरी का नाम प्रति भूमध्य रेखीय, तीसरी का नाम दक्षिणी भूमध्य रेखीय। तीनों धाराएं स्वभाव में गर्म है। तीनों की तीनों धारा स्वभाव में गर्म है। उसके बाद दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा जैसे अफ्रीका की तरफ आगे जाती है, अफ्रीका से टकराती है और टकरा करके दक्षिण की ओर मुड़ती है। दक्षिण की ओर मुड़ती है और ये मेडागास्कर है और ये मेडागास्कर से जाकर के टकराती है और मेडागास्कर से टकरा करके 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा मालागासी के नाम से प्रसिद्ध है
जबकि दूसरी मोजाम्बिक धारा कहलाती है। मेडागास्कर के पूर्व में मालागासी, मेडागास्कर के पश्चिम में मोजाम्बिक, दो धाराएं चलती हैं और दोनों स्वभाव में गर्म हैं। जैसे आगे जाती हैं दोनों आपस में मिल जाती हैं और अगुलहास के नाम से जानी जाती हैं। अगुलहास के नाम से जानी जाती हैं। और ये अगुलहास ये भी स्वभाव में गर्म है। तो 6 धाराएं बताइए, उत्तरी भूमध्य रेखीय, प्रति भूमध्य रेखीय, दक्षिणी भूमध्य रेखीय, मोजाम्बिक, मालागासी, अगुलास, 6 की 6 धाराएं स्वभाव में गर्म है। उसके बाद में इधर ध्रुवीय क्षेत्र से जो आती है पछुआ पवन ड्रिफ्ट, पछुआ पवन ड्रिफ्ट, पछुआ पवन ड्रिफ्ट, ये स्वभाव में ठंडी है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराती है, उत्तर की ओर मुड़ती है, नाम रख दिया गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। और ये स्वभाव में ठंडी है। तो हिंद महासागर में 2 ही धाराएं स्वभाव में ठंडी हैं, एक पछुआ पवन ड्रिफ्ट ये स्वभाव में ठंडी है, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ये स्वभाव में ठंडी है। बाकी सारी की सारी धाराएं जो हैं वो स्वभाव में गर्म हैं। यहां पर इन धाराओं से संबंधित एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है और प्रश्न यह है कि कौन सी धारा में मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। मौसमी परिवर्तन, कौन सी धारा में मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। तो देखिए बताएंगे कौन सी धारा में मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। कौन कौन बता सकता है। सागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर की कौन सी धारा में मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। मौसम के अनुसार अपनी दिशा में बदलाव कर लेती है। किसी का जवाब नहीं है अभी। कोई नहीं बता पा। अगुलास, संदीप रॉन्ग है, गलत है। गल्फ स्ट्रीम, अंसारी गलत है। उत्तर पश्चिम धारा गलत है। हाँ मुकेश, थैंक यू आपको। मुकेश लिखते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हो। कांता कुमारी मैं बता देता हूं दोस्तों, ये धारा है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। हिंद महासागर की उत्तरी भूमध्य रेखीय जल धारा में मौसमी परिवर्तन होता है। जैसे ही हमारे भारत में, जैसे ही एशिया के दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसून आता है, जैसे ये मानसून आता है इस प्रकार से, तो ये धारा वापस मुड़ जाती है और मुड़ जाने के कारण ये धारा जो है ये लुप्त हो जाती है। एकमात्र धारा है जिसमें मौसमी परिवर्तन पाया जाता है और ये प्रश्न पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। कौन सी धारा होगी। भूमध्य रेखीय धारा, जिसमें मौसम के अनुसार परिवर्तन पाया जाता है।